हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एड्यूलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इस लॉकडाउन में। तो देखो, यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से हर चीज ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन होने की वजह से जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा, राइट। अब आपकी जो स्कूल क्लासेस है वो भी ऑनलाइन हो रही है, तो यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन होने की वजह से अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो घर पे रह के और अपने 2021 बोर्ड एग्जाम में कैसे बेटर स्कोर कर सकते हो, सिर्फ इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैंने हर चीज ऐड कर दी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कैसे आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके पास कौन सी स्ट्रीम है ये अच्छी तरीके से जान लो। यहाँ पे मे भी आप अगर स्टूडेंट हो और आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, आपके पास कॉमर्स हो सकती है, आप एक साइंस स्टूडेंट हो सकते हो, आपके पास ह्यूमैनिटीज हो सकती है, आपके पास कंप्यूटर हो सकती है, और आप किसी अदर स्ट्रीम से भी बिलोंग कर सकते हो जो पे यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। एज स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रीम्स भी नई नई ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास कोई अदर स्ट्रीम हो जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अब जिन बच्चों के पास कॉमर्स है, मे बी उनके पास मैथ्स हो सकती है, ओके, या फिर उनके पास मैथ्स ना हो, उनके पास हो आईटी विच इज कंप्यूटर, राइट। अब यहाँ पे हो सकता है किसी बच्चे के पास एंटरप्रेन्योरशिप हो, ठीक, और हो सकता है किसी के पास ना हो, तो ये डिपेंड करता है उसकी चॉइसेस पे, उसने कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करी हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के पास होगा, आपका कॉमर्स स्टूडेंट के पास भी, साइंस वाले के पास भी, ह्यूमैनिटीज वाले के पास भी, जिसके पास कंप्यूटर हो उसके पास भी। लेकिन हिंदी में जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के पास कॉमर्स है उसके पास हिंदी हो सकता है उसके पास हिंदी ना हो सकता है साइंस स्टूडेंट के पास हिंदी ना हो, और हो सकता है हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे, आपने सिलेक्ट क्या करा है। अब यहाँ पे साइंस स्टूडेंट में भी आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स देखने के लिए मिल जाती है। हो सकता है उसके पास पीसीबी हो सकता है उसके पास पीसीएम हो, या ये भी हो सकता है बच्चे आपको देखने के लिए मिले पीसीएमबी वाले, राइट। तो यहाँ पे जिसके पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों हो, विच इज पीसीएमबी, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं साइंस में भी। यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है विच इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, तो किसी बच्चे के पास बायो ना होते हुए बायोटेक्नोलॉजी होती है, तो हो सकता है उसके पास पीसी हो और बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे वेरिएशंस। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की मुझे इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता है एज इट्स आर्ट साइड, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगी चॉइसेस अकॉर्डिंग टू लाइक आप जो ऑप्शन चूज करना चाहो, जो सब्जेक्ट चूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको एक बेसिक देखने के लिए मिलती है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं आगे। हम यहाँ पे यूजुअली फोकस करते हैं साइंस स्ट्रीम के ऊपर। एज आई एम अ बायोलॉजी टीचर, बायोलॉजी एजुकेटर, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं आपके साइंस स्ट्रीम के ऊपर, वो भी कौन सा, पीसीबी, ओके। सो इस चैनल के ऊपर आपको यूजुअली कंटेंट देखने के लिए मिलेगा बायोलॉजी का और फिजिक्स का थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, अच्छी पढ़ाती हूँ, कभी पढ़ के देखना, ठीक। यहाँ पे केमिस्ट्री को हम फोकस नहीं करते, लेकिन हम बात केमिस्ट्री की भी करने वाले हैं इस पूरे ही वीडियो में, ओके। आपकी प्रिपरेशन में आपके पास 4 स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 1 इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड है आपकी सेकंड स्टेज, फिर आपकी थर्ड स्टेज, और फोर्थ है आपकी मास्टर ब्लास्टर स्टेज, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, इस फर्स्ट स्टेज में आप इनिशियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और 0 से मास्टर ब्लास्टर स्टेज तक आपको 90 प्लस के लिए प्रिपेयर करना है, और आप मान के चलो आपको 100 स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करना है, आपको कुछ भी नहीं आता भी किसी भी सिलेबस में, ठीक। लेकिन अब आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका स्कोर क्या है, आपका 100 आपको स्कोर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 स्टेप एक एक करके आराम से चढ़ने पड़ेंगे। आप फर्स्ट स्टेप पे हो, फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे, सेकंड से थर्ड, देन फोर्थ, तब आप जाके क्या स्कोर करोगे, 100। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना, ठीक। आपको स्टार्ट करना है आपकी इनिशियल स्टेज से। इसमें आपको सारा ही सिलेबस कलेक्ट करना है। आप सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 3 चैप्टर तो लाइक 4 चैप्टर तो आपके हटा ही दिए बायोलॉजी पार्ट से, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो 4 चैप्टर हट चुके हैं आपके सिलेबस से, तो अब आपको वो 4 चैप्टर नहीं पढ़ने, जैसे कि आपका इवोल्यूशन हो गया, तो इवोल्यूशन
वाला पार्ट आपके सिलेबस से हट चुका है तो आपको नहीं पढ़ना ये, ठीक। फिर आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया, आपका इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम आपको नहीं पढ़ना। फिर आपका पार्ट हो गया एनवायरमेंटल इश्यूज, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आपको नहीं पढ़ना। फिर ये पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको नहीं पढ़ना। फिर आपका स्ट्रैटेजीज इन फूड प्रोडक्शन, राइट, वो वाला पार्ट भी आपको नहीं पढ़ना। तो ये 4 चैप्टर आपको एकदम हटा दिए सिलेबस से, तो आपको इसमें नहीं जाना। ये 4 चैप्टर हट गए तो सोचो यहाँ पे कितना बहुत बड़ा वाला डिक्रीमेंट आ गया आपका सिलेबस में। तो अब आपको वो चीजें प्रिपेयर करनी है जो कि आपके सिलेबस में ऐसे सेम आपको देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स में भी आप देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं है सिलेबस के रिडक्शन का, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हुआ है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से देख लो कि क्या और किसमें कितना रिडक्शन हुआ है, और अब आपको उसी के अकॉर्डिंग एक सिलेबस बना लो अपना कि हाँ मुझे ये सिलेबस है, एक पेपर पे अच्छी तरीके से यही वाली चीज अब पढ़नी है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो हर बच्चे की जो पढ़ने की कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। किसी बच्चे को कोई चीज 10 मिनट में समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को कोई चीज वही चीज, ठीक है, वो चीज उसे 20 मिनट में समझ में आती है, तो उसे यहाँ पे 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चे की माइंड कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके आईक्यू लेवल पे कि वो कितनी बेटर तरीके से उस चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है, उसके माइंड के अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। अब किसी बच्चे को सुबह पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, किसी बच्चे को रात के पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एक रफ सा टाइम टेबल है जो कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल में 4 आपको कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आपका आपको देखने के लिए मिलेगा डेट, ठीक है, फिर आपका टाइमिंग, देन आपका सब्जेक्ट, एंड देन आपका जो चीज आपने कवर्ड करी उसमें आपको यहाँ इस वाले रो में आपको मेंशन करना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले देख के चलो कि आपको डेट डालनी है, कोई सी भी XYZ डेट हो सकती है जो उस डे की हो, ठीक है। मैंने 1 अगस्त डाल रखी है, हाउएवर 1 अगस्त नहीं है अभी, तो 1 अगस्त 2020 को आपने क्या कवर करा और किस टाइमिंग पे कवर करा। किस टाइमिंग पे मतलब यहाँ पे अगर आप सपोज कर लो x की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 10 में आप 2 आवर्स दे रहे हो अपने फिजिक्स वाले पार्ट के लिए, ठीक है। 2 आवर्स मतलब यहाँ पे हो गए 12, ठीक। तो आपको 2 आवर्स देने हैं अपने फिजिक्स वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब जो ज्यादा टफ सब्जेक्ट है आपका उसमें आप ज्यादा टाइम दो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हो गई आपकी इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश में इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, और आपको फिजिक्स में बहुत सारा सिलेबस है, फिजिक्स में बहुत सिलेबस है, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा वाला दिमाग चाहिए, राइट, फ्रेश माइंड एकदम। तो यहाँ पे आप जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें आपका क्या हाफ एन आवर दो, ठीक है, रेगुलरली आप हाफ एन आवर या फिर 1 आवर दो। तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 30, ठीक है, तो 30 मिनट्स आप दो रेगुलरली। जैसे कि आप सुबह 10 से 10:30 तक क्या पढ़ोगे, सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे। अब यहाँ पे रेगुलरली वही टाइम बनाओ कि इस टाइम पीरियड पे मुझे इंग्लिश ही पढ़नी है। अब किसी बच्चे को सुबह के टाइम पसंद आते हैं, किसी बच्चे को शाम के टाइम पसंद आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि आपको सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, लेकिन एक फिक्स टाइम के पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने 1 अगस्त को पढ़ लिया फिर आप 7 अगस्त को अपनी बुक खोल रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी बेटर स्कोर नहीं होने वाले। आपको रेगुलरली करना है। एक दिन का गैप कर सकते हो, ठीक है, एक दिन आप अपना ब्रेक डे रह सकते हो, कोई भी आप एक दिन आपका लगा लो कि आज मेरा ब्रेक डे है, आज मैं कोई भी चीज नई नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, मैं पुराना वाला रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन उस दिन भी आपने कुछ करा ना, ठीक है। ब्रेक डे कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी वाली चीज रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। दूसरी वाली जो आपका इधर आपको लिखने हैं सारे आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कवर अप करने वाले हो। यहाँ पे जैसे कि फिजिक्स को आपको टाइम देना है, फिजिक्स को 2 आवर्स ऑब्वियसली दो अपने पूरे ही डे में। 2 आवर्स आपको फिजिक्स के लिए देने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के लिए देने पड़ेंगे, बायोलॉजी के लिए आप अगर आप 1 आवर देते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैथ्स, अगर आपके पास मैथ्स है तो डेफिनेटली आप 2 आवर्स उसे दो, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को टाइम दो, तभी आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो पाएगी। कंप्यूटर है आपके पास,
1 आवर तो आपको कंप्यूटर को देना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते उसे। इंग्लिश के लिए आप हाफ एन आवर या फिर 1 आवर मेनली आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास हिंदी है, सेम इंग्लिश के जैसा आपको टाइमिंग देना पड़ेगा हिंदी के लिए, राइट। फिर यहाँ पे वो चीज लिखो जो आपने कवर्ड करा, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे थे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दो और मैंने आज ये वाला पार्ट कवर अप करा है, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर आपको ये सोच रहे हो मैं इतनी सारी चीजें लिखूंगा या लिखूंगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचो। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आप ये वाली चीज करो, फिर आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। आप इस चीज को ना 21 डेज करके देखो। कितने दिन? 21 डेज अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो आपके हैबिट में आ जाएगा कि इस टाइम पीरियड पे मुझे यही वाली चीज करनी है, इस टाइम पीरियड में मुझे यही वाली चीज करनी है, तो आपके हैबिट में आ गया, तो फिर आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सिर्फ 21 डेज का ही है ये मैटर, ठीक, रेगुलरली आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे यही पढ़ना है और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और ये सारी चीजें मैं कवर अप कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक, ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको कौन कौन सी बुक से स्टडी करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो बायोलॉजी के लिए देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अगर आप लाइन बाय लाइन जाओगे ना तो आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज। बस एनसीईआरटी पढ़ लो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आपके पास 95+ डेफिनेटली है ही आपके, ठीक, अगर आपने अच्छी तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ा है तो, ठीक। फिजिक्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फिजिक्स के लिए आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक बुक आती है प्रदीप पब्लिकेशन की, ठीक है। एक दिनेश होती है, एक प्रदीप होती है। प्रदीप वाली बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नूतन की तरफ भागते हैं। बच्चे सोचते हैं नूतन में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन नूतन में सच मानो क्वेश्चंस नहीं होते इतने अच्छे, हाउएवर जितने प्रदीप में होते हैं। प्रदीप में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर तुमने वो सॉल्व कर लिए ना तो तुम्हारे जितने कंसेप्ट है फिजिक्स में वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे टाइम पे मैंने भी प्रदीप यूज करी थी, मैं तुम्हें भी यही बोलूंगी कि यहाँ पे ना फिजिक्स में तुम प्रदीप यूज करो, ताकि जो तुम्हारे कंसेप्ट से वो बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो प्रदीप बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी जरूर है, एनसीईआरटी से बहुत मोटी है, 2 वॉल्यूम्स आती हैं प्रदीप की, लेकिन बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बुक है। 1000 रुपए से ज्यादा की आएगी, ऑब्वियसली 1500 रुपए की बुक आएगी, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बुक है प्रदीप फॉर फिजिक्स, ओके। अब हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है। प्रदीप अगर आप बायोलॉजी के लिए खरीदते हैं तो वो आपको एक बर्डन बन जाती है और आप कभी उसे पढ़ नहीं पाते। हाउएवर फिजिक्स के लिए प्रदीप बहुत अच्छी है, ठीक। फिर हम बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, देखो कुछ बच्चे है ना स्कूल से जो स्कूल में उनका पढ़ाया जाता है सिर्फ वही पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अपनी खुद से प्रिपेयर करते हैं, स्कूल को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी किसी का स्कूल में अलग अलग पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल को मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर स्कूल का अपना पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। तो इसके लिए ना तुम्हें अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की नॉलेज चाहिए इंग्लिश के लिए, तो आप क्या खरीद सकते हो, आपकी एक हेल्प बुक आती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की हेल्प बुक मतलब उसमें ना हर चीज मैटर हिंदी में दे रखा होता है, प्लस जितनी भी बैक की एक्सरसाइजेस होती है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, वो सारी सॉल्व होती है। तो उन वाली चीजों को ना आप हेल्प बुक से ले सकते हो। हेल्प बुक से स्टडी करोगे ना डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस हेल्प बुक से, ओके। सो एनसीईआरटी की हेल्प बुक परचेज करना इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी की जो नॉर्मल हेल्प बुक आती है। दोनों के रेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 10 to 15 रुपीज का आपका डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। हाउएवर जो हेल्प बुक है वो बहुत अच्छी होती है। इसके साथ एक गोल्डन की आयरन पब्लिकेशन की गोल्डन की बुक आती है। गोल्डन जो बुक है इंग्लिश के लिए वो बहुत अच्छी है। उसमें आपका सॉल्व पेपर्स भी दे रखे होते हैं, ठीक है। सॉल्व जो आपके पेपर्स होते हैं प्लस अनसॉल्व पेपर भी दे रखे होते हैं, ठीक है। अनसॉल्व बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपको जो क्वालिटी है कंटेंट की वो बहुत अच्छी क्वालिटी है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा खासा ज्यादा मैटर दे रखा होता है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस इसके साथ में दे रखे होते हैं। तो गोल्डन बुक बहुत अच्छी है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखी है, बहुत अच्छी लगी मुझे इंग्लिश के लिए, ठीक। फिर आपकी बात करते हैं हम फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन भी किसी किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है, चॉइस होती है। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, देखो फिजिकल एजुकेशन में जो मेनली पार्ट है ना वो आपका बायोलॉजी का ही आता है, ओके। सो अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा
ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बायोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन भी है तो मैं नहीं कहूंगी आप रेगुलरली फिजिकल एजुकेशन की आप स्टडी करें, आप बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करें, आप विटामिन और मिनरल्स इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा जनरल नॉलेज जो है आपकी बायोलॉजी की उसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्लास 11 को रिवाइज कर लें, ठीक है। डेफिनेटली जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आप ले सकते हो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन जो अरिहंत पब्लिकेशन की है वो ज्यादा बेटर है। मिस्टेक्स आपको अरिहंत पब्लिकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स, लेकिन जो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स है ना फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसमें से जो आपके क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो जब भी लाइक परचेज करो तो अरिहंत पब्लिकेशन की परचेज करना, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आपको अरिहंत की मिल जाए तो डेफिनेटली अरिहंत की मत छोड़ना, अरिहंत की पब्लिकेशन की जो है उसी की परचेज करना। तो आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को आप फटाफट कवर अप करना है, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेज की। देखो फर्स्ट स्टेज में आपका टाइम टेबल हो गया, आपने सिलेबस आपके पास सारा आ गया, आपको ये पता चल गया कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक पढ़नी है। अब बात आती है सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज यानी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस अकॉर्डिंगली पढ़ना है। टाइम टेबल अच्छे से बना लिया, आपने सोचा है कि यहाँ पे मुझे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट पढ़ने हैं, जैसे कि आपका मुझे कवर अप करना है, पहले मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर अप कर लूंगा बुक से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका मैं हाफ पार्ट आज कवर अप कर दूंगा, या फिर ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 आपके टॉपिक्स आपने चूज कर लिए, तो आज के दिन आपको ये वाली चीज कंप्लीट करनी है अपने पूरे 1 आवर में, या फिर 2 आवर अगर आप दे रहे हैं अपनी पूरी इस स्टडी को, तो 2 आवर्स में आपको ये वाली चीज कंप्लीट करनी है अच्छी तरीके से, ओके। जल्दी जल्दी नहीं, अच्छी तरीके से। इसलिए जितना छोटा आप कर सकते हो, अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन को आप हाफ ही कर रहे हो तो उतना ही टाइम दो, 2 आवर्स में आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। आप अगर नोट से पढ़ रहे हो किसी, तो बुक से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर आप जैसे आगे बढ़ गए चैप्टर में, आपने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आपने टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे ऊपर जो शुरू से आपने स्टार्ट करा था ना जहां से चैप्टर, वहां से आप रिवाइज करो। जैसे आपके पास टोटल 10 पेजेस हैं, ठीक है, पूरे ही चैप्टर में। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस में आपने क्या करा, एक दिन 5 पेजेस कवर अप करे, दूसरे दिन 5 पेजेस कवर अप करे। तो दूसरे दिन जिस दिन आप 5 पेज कवर अप कर रहे हो ना, उसके साथ सबसे पहले ना जो आपकी हाईलाइट जो आपने करी थी चीजें, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने हाईलाइट करी थी, उन चीजों को सबसे पहले रिवाइज करो, फिर आप आगे का नेक्स्ट डे जो 5 पेजेस है ना वो स्टार्ट करो। तो इस पैटर्न में अगर आप पढ़ोगे ना, रिवीजन वाले पैटर्न में स्टार्टिंग से पहले पढ़ लिया कि हाँ ये मैम ने पढ़ाया था, ये सर ने पढ़ाया था इस वाले सब्जेक्ट में, तो फिर अब हम नेक्स्ट डे ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है ना वो एक साइक्लिंग मैनर में चलती रहेगी, और यहाँ पे आपकी जो पुरानी वाली चीज है ना वो भी आप भूलोगे नहीं, और जो नई याद करने वाले हो उसका भी बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे स्टडी करोगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आपकी जो बुक होती है जैसे कि आपकी एनसीईआरटी हो गई, तो एनसीईआरटी बुक के पीछे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, या फिर आपकी एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ क्वेश्चन होता है, हाउएवर जो लेवल होता है वो एक ज्यादा होता है, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है उससे एक लेवल ज्यादा होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का, तो इन्हें भी सॉल्व करो अच्छी तरीके से। प्लस यहाँ पे आप ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद एक अगर आपके पास कोई एक बुक है, जैसे आपकी प्रदीप हो गई, मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, मैं प्रदीप है आपके पास, तो प्रदीप में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कोई क्विज है ऑनलाइन उसे ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अब थर्ड स्टेज आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये वाली चीज आज कवर अप करनी है, तो आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, आप परचेज कर सकते हो, एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो,
आप परचेज भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। इंटरनेट से आप स्टडी कर सकते हो। अब इंटरनेट से स्टडी करने के लिए ना यहाँ पे हस्टल बस्टल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरनेट पे एक कंटेंट तो है नहीं, बहुत सारा कंटेंट है। अब कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा लाइक सीरियस वे में पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लाइट वे में पढ़ना चाहता है, कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश पसंद करता है, कोई बहुत ज्यादा हिंदी पसंद करता है समझना, ठीक। तो यहाँ पे हर बच्चे का अपना अपना माइंड सेट होता है और उसके अकॉर्डिंग उसे चूज करने को मिलेगा। लाइक अलग अलग टीचर उसे पसंद आते हैं, हर बच्चे को एक टीचर पसंद नहीं आ सकता, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो टीचर आपको पसंद आता है जिस सब्जेक्ट के लिए आप उससे पढ़िए, लेकिन आपको ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यकीनन जिस दिन आप फाइंड आउट कर लोगे ना, उस दिन के नेक्स्ट दिन लाइक उसी दिन आपको लगेगा एक दो कोर्सेज पढ़ के कि हाँ मुझे एकदम सही टीचर मिल गया और अब मैं इस वाले सब्जेक्ट में ना बहुत स्ट्रांग होने वाला हूँ, ठीक, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि वो वाला सब्जेक्ट और अच्छी तरीके से आएगा। जब तक आपको टीचर सही नहीं मिलेगा, अगर टीचर आपको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहा है कोई सब्जेक्ट, तो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे फिजिकल एजुकेशन भी हो। अगर वो टीचर आपको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ा रहा है तो आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो टीचर को अच्छा चूज करना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ऑनलाइन चीज है, आपको जबरदस्ती कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, आप अपने से खुद से डिसाइड करोगे मुझे किस टीचर से पढ़ना है और क्या चीज पढ़नी है, ठीक। यहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो ऑनलाइन, डेफिनेटली आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, PYQ, राइट। क्विजेस सॉल्व कर सकते हो, एज अलग अलग वेबसाइट्स पे आपकी क्विजेस रहती है, तो आप वहां से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। अब रही आपकी फोर्थ स्टेज विच इज मास्टर ब्लास्टर स्टेज। अब मास्टर ब्लास्टर स्टेज में आपको सारी चीजें आपका मिल चुका है, कंटेंट आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर चुके हो, ठीक। और इस स्टेज में आप दिसंबर तक पहुंच जाओगे, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक। अगर आप अभी से पूरा सिलेबस कवर अप करके बैठ चुके हो, ठीक है, डेफिनेटली आप भूल जाओगे पूरा सिलेबस, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस आप कवर अप कर लोगे, उसमें आपको क्या करना है उसके बाद आपको रिवाइज करना है। देखो जितनी टाइम्स आप रिवाइज करोगे, सपोज करो आपने 2 टाइम रिवाइज करा पूरे सिलेबस को, ठीक है, तो आपके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे 90+ स्कोर करने के लिए, जितनी बार आप रिवाइज करोगे। लेकिन एक बात हमेशा याद करना, देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक चीज तो आपने सुनी होगी बहुत बार, लेकिन जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं ना, और उस चीज को हमने पहली बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक याद रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने जस्ट रीड अप कर ली NCERT, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर अप हो गया और डन, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। दूसरी बार हमने वही NCERT पढ़ ली, दूसरी बार भी हम ये सोच रहे हैं हमारा पूरा चैप्टर हमने 2 बार रिवाइज हो गया, एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार ये वाला हो गया, अच्छा चलो 2 बार रिवाइज हो गया, हमने 2 बार ये वाली चीज पढ़ ली। तो ऐसे है ना, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ नाम के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया कि हाँ मैंने वाला चैप्टर क्लियर कर लिया, NCERT मैंने पढ़ ली। ऐसे कभी भी NCERT नहीं पढ़ी जाती। NCERT का एक एक लाइन का मतलब, NCERT को ऐसे पढ़ा जाता है कि यहाँ पे ना आपको ना मोहब्बत हो जाए NCERT से, मतलब एक एक लाइन का वर्ड आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता हो कि कौन सा मैटर, कौन सा कंटेंट किस पेज पे है, तो उसको बोलते हैं NCERT रीड करना। और NCERT, और जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स से कभी पूछना NCERT या फिर उनकी NCERT कभी देखना, तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने NCERT कितनी रीड करी है। और जितनी टाइम्स तुम NCERT रीड करोगे, डेफिनेटली 90+ मार्क्स तुम्हारे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपर की शीट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको राइटिंग कैसे लिखनी है, किस फॉर्मेट में अपने आंसर शीट में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, अब तो MCQs भी आते हैं, ठीक। फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप 1 भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 2 भी आते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गए 2 मार्क्स के लिए, ये हो गए आपके 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग मैटर डिफाइन करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है टॉपर की आंसर शीट से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपर की जो आंसर शीट है अपने 4th स्टेज में ये भी बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करें। फिर हो गए आपके प्रीवियस ईयर पेपर। देखो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करे और एग्जाम देने चला गया तो उससे बहुत घाटा होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पेपर की। पेपर की क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम होता है 10 AM से
ठीक है, स्टार्ट 3 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेगुलरली लाइक आपके जस्ट एग्जाम से पहले आप ना प्रैक्टिस करो। कोई सैंपल पेपर ले लो या फिर प्रीवियस ईयर का पूरा एक पेपर ले लो, जैसे हमने कोई भी सब्जेक्ट का ले लिया, जैसे फिजिक्स का ले लिया, ठीक है। तो आप क्या करो, घड़ी में लाइक 10 बजेंगे आपके, आप इस टाइम पीरियड को सेट कर लो, ठीक है। और अपने घर वाले से बोल दो 3 आवर्स के लिए मतलब मैं एकदम स्टेबल यही वाली चीज करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। फिर 3 आवर्स के लिए आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करो, 10 से मतलब 10 से लगा लो 3 घंटे तक, ठीक है। आप वही वाला पेपर सॉल्व करोगे, बिल्कुल वो एग्जाम चलेगा आपका बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। एक दिन आप फिजिक्स कर लो, दूसरे दिन आप केमिस्ट्री का कर लो, ठीक है। फिर एक दिन आप मैथ्स का कर लो, या आपके पास बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी का कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप एक एक आप डे सेट कर सकते हो, लेकिन ये आपकी 4th स्टेज में, अभी से ये करने मत बैठ जाना, डेफिनेटली आपका 50 स्कोर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर स्टेज कब है, आपकी 4th स्टेज, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, तब आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये पूरा जो कंटेंट था वो आपके लिए था, कौन सी बुक आपको पढ़नी है और किन किन स्टेजेस से आपको होके गुजरना है और फिर यहाँ तक आना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, थोड़ी बहुत चीजें जो आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी समझ पाए कि एग्जैक्टली उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। ये जो है टेलीग्राम ऐप का लिंक है, जिससे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप को, और वहां जाके आप कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है रिलेटेड टू दिस कंटेंट ऑल्सो, आप पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट मुझसे डायरेक्टली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे वीडियो के साथ।